तो हम गोल, जैसे उस दिन बताए थे कि गोल हम पहले से सेट कर देते हैं कि क्या गोल है इस इदारे का। और मैंने मानू के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि मानू जो कायम किया गया है इसके अपने मकासद हैं, है ना, और दूसरी यूनिवर्सिटी जो कायम की गई है उनके अपने मकासद हैं। तो जाहिर सी बात है जो मेरा मकसद है कायम करने का, उसे किसे हासिल करना है वो हमको देखना है। दूसरा, इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। जो प्रोसेस है प्लानिंग का, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का और इम्प्लीमेंटिंग का, उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, टाइम टू टाइम हमको उसको भी इम्प्रूव करना है। मैंने कहा ना कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहती है, और जब तब्दीली आती है तो जाहिर सी बात है उनको, उन तब्दीलियों को इनकॉर्पोरेट करना है वक्त के साथ साथ। तो ये हो सकता है कि प्लानिंग के प्रोसेस में हो, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में हो, या फिर क्या नाम कहते हैं आपका, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हो। तो तीनों प्रोसेस में अगर कुछ आ रहा है तो उसको हमको इम्प्रूव करना है। तीसरा था ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उस इदारे में, उनका हम किस तरह से ऑप्टिमल यूटिलाइज कर सकते हैं, सही इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी है, टीचिंग अमला भी है, नॉन टीचिंग अमला भी है, उसके बाद जो है आपके स्टूडेंट्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, ये तमाम लोग उसमें शामिल हैं। जब उसमें शामिल हैं तो उनके एबिलिटी को देखते हुए, इनके कैपेबिलिटी को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उनको हमको किस जगह लगाना है, तो उस रिसोर्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। तो ये मैंने बताया था कि इसके लिए हमें उस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जहाँ वो एक जगह जमा हो और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करे या दिखाए। और उसके बाद मैं बताया था नेक्स्ट, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए कॉन्जेनियल एंड कोहेसिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। उससे पहले था आपका एफिशिएंसी, एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उनकी एफिशिएंसी को और उसके इफेक्टिवनेस को किस तरह से एनहांस किया जाए। जैसे मैंने कहा ना, आजकल डुअल पर्पस, मल्टीपर्पस स्कूल्स होते हैं, या एक बैच में सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूल बिल्डिंग उसमें है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो लैब हो, चाहे वो आपकी दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है। तो उनके एफिशिएंसी को और उसके इफेक्टिवनेस को किस तरह से प्रभावशाली बनाया जाए, उसके लिए हमको कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसी खड़ी की गई बस उसी को उस तरह से हम देख रहे हैं, उसको इफेक्टिवली हम किस तरह से एनहांस करें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए कॉन्जेनियल एंड कोहेसिव एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है अपराजिता आनंद? इसको कहेंगे वातावरण। वातावरण तो अपने इदारे का भी तो वातावरण होता है ना जी। उस वातावरण का कोई असर पड़ता है आपके नर्चरेंस में, आपके पर्सनालिटी में? बहुत पड़ता है ना भाई। जब भी आपके पेरेंट्स आपको भेजते हैं किसी भी इदारे में पढ़ने के लिए, जब भेजते हैं आपके पेरेंट्स, तो जाहिर सी बात है जो जरा सा बाशऊर है वो ये कोशिश करते हैं कि वहाँ का माहौल किस तरह का है ना, जानने की कोशिश करते हैं ना वहाँ का माहौल किस तरह का है ना, पढ़ने वाला माहौल है या नहीं है, किस तरह का रिजल्ट जो है वो दे रहा है वो इदारा, है ना, पढ़ाई का किस तरह का माहौल है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज है या नहीं। तो माहौल बहुत अहम रोल प्ले करता है। आप जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं उसके पीछे ये भी एक वजह है कि भाई हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, क्लासेस सिस्टमेटिक हो रहे हैं, खाने का इंतजाम है, कैंटीन है, लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छी है, तमाम चीज़ें हैं जो उसके माहौल के तहत आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज जो भी इदारे जिसकी रैंकिंग आप देखते हैं, सालाना जो रैंकिंग होती है उसमें देखेंगे जैसे जामिया को इस बार टॉप रैंकिंग दी गई है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जामिया की फैकल्टी के साथ साथ वहाँ का माहौल भी, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक अहम रोल प्ले करता होगा, है ना, जो पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए बहुत ही साजगार है। तो सिर्फ वहाँ का करिकुलम ही नहीं, वहाँ का टीचर ही नहीं या वहाँ के स्टूडेंट्स पे ही
लोग मायने नहीं रखते हैं, बल्कि वहाँ के माहौल को भी हमको बनाए रखना है। माहौल किस तरह से आप साजगार बनाए। ये कौन है? सईद 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 है, सईद। सईद, म्यूट कीजिए। तो ठीक है माहौल को साजगार बनाना है, कॉन्जेनियल बनाना है और फेवरेबल बनाना है, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? सर है ना? आवाज इको हो रहा है सर। अब आ रही है? अब ठीक हो रहा है शायद। यस अब क्लियर है आवाज फिरदौस? क्या? हाँ सर, अब ठीक है। क्लियर है सर अभी। म्यूट कर लीजिए। हाँ, जब आपको क्वेश्चन करना हो तो आप अनम्यूट कीजिएगा, वैसे म्यूट करके रखिए। ठीक है जिन्ना? यस सर। तो माहौल, तो उस माहौल में जैसे मैंने कहा था ना कि जैसे आपका डेवलपमेंट होता है समाज में, जिस समाज में भी आप रहते हैं, तो दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। एक होता है फिजिकल एनवायरनमेंट और एक होता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। और दोनों एनवायरनमेंट आपके शख्सियत को निखारने में रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है किसी फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होगा और सोशल एनवायरनमेंट खराब होगा तो आप बहुत अच्छा करेंगे, बल्कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ आपका सोशल एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। उस सोशल एनवायरनमेंट में आपकी फैमिली भी आती है, आपका नेबरहुड भी आता है, आपका विलेज का माहौल आता है, आपका स्टेट आता है, जो भी है जिस इलाके में भी आप रहते हैं, और नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, इवन इवन आपका कंट्री, वो भी एक अपने आप में समाज है। जिस तरह फैमिली एक समाज है जहाँ से कोई एक मुखिया होता है, उसी तरह से आपके पंचायत का एक मुखिया होता है, उसी तरह से आपके रियासत का कोई मुखिया होता है, उसी तरह से आपके मुल्क का भी कोई मुखिया या प्रधान होता है, और उसके आप जेर निगरानी आप काम करते हैं। तो ये माहौल भी आपका फेवरेबल होना चाहिए। तो इस इदारे का ऑब्जेक्टिव ये भी है एक कि कॉन्जेनियल एंड कोहेसिव एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखना है। ठीक है। उसके बाद है मेंटेनिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। आज के दिनों में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के आइडियाज़, एक आइडिया का दूसरे आइडिया के खिलाफ, या स्टूडेंट्स खासतौर से जो स्ट्रेस में रहते हैं या टीचर स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस देखें आप लोग, क्या होता है स्ट्रेस? तनाव होता है, तनाव। यस सर, देखे हैं, होता भी है बहुत। होता है ना? जी क्या सर। होता है ये तनाव? ये तनाव कहाँ से आता है, और जब तनाव आता है तो फिर क्या आपको डिस्टर्ब करता है? बहुत ज्यादा। एग्जाम को लेकर के, या किसी से झगड़ा हो गया, या किसी और चीज़ की वजह से आप जो है आपके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, अपने क्लासमेट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। आजकल देखे होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है बहुत यूज हो रहा है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत जगह, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये डिपार्टमेंट भी कायम किया गया है, सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो पीस कितना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आज के दिनों में? कौन सा वाला पीस, PIECE या PEACE? PEACE। PEACE है ना, वो वाला नहीं, टुकड़ा वाला नहीं, PEACE। तो पीस को कायम रखने के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल पे हो, लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, या आपके घर में हो, अगर पीस नहीं है, इवन आपके हॉस्टल में हो, आपके यूनिवर्सिटी में हो, है ना, या आपके आपके रूममेट के साथ हो, अगर आप, अब्दुल रहमान म्यूट कर लीजिए, अब्दुल रहमान। तो ये पीस अगर कायम नहीं रख पाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो फिर आपका माहौल भी आपको मदद नहीं करेगा। तो कैसे हम इन पीस को कायम करें, है ना? दो मुल्कों के दरमियान देखते होंगे हमेशा आप झगड़ा होता है, चाहे वो चाइना इंडिया के दरमियान हो या के दरमियान हो, उसके बावजूद भी कोशिश की जाती है कि किसी तरह से मुल्क में अमन व अमान कायम रखा जाए, या फिर एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ रिश्ता बेहतर बनाए रखा जाए। तो बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रखी जाती है। तो ऐसा नहीं कि एक बार अगर किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इस कॉन्फ्लिक्ट को और हम बढ़ावा दें, है ना, या आगे बढ़ने दें। तो कोशिश ये की जाती है कि किसी लेवल पे एक समिट बुला के या एक मीटिंग बुला के उसको दूर करने की कोशिश की जाए। ये होती है कि नहीं होती है? तो आजकल देखे होंगे आप, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाते हैं, अपने कैरियर जो बनाने के लिए वो आते हैं उसमें उनका एक बाधा या रुकावट बन के आ जाता है। तो आजकल देखे होंगे एक काउंसलर का अपॉइंट किया गया है। मोस्टली यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि एक काउंसलर होता है। देखे हैं काउंसलर साहब यूनिवर्सिटी में? यस सर, अपने दिन यूनिवर्सिटी में बैठता है। अजमा मैडम? दिन में सर, नजमा हैं? मैम है।
नजमुनिसा मैम सर। DWS में बैठते हैं सर, हाँ DWS में। नजमुन्निसा, नजमुन्निसा है ना। ये यस सर। नजमुन्निसा को जो अपॉइंट किया गया है उसके पीछे क्या मकसद है? आपको लगता है कि उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए हर सर, लेवल पे हो रहा स्टूडेंट को है ना। आजकल स्टूडेंट्स जो है तरह तरह के डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, पढ़ाई की तरफ जो है उनका क्या कहते हैं अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कैरियर को चुनने के लिए। जैसे आप बीएड करेंगे तो बीएड के दौरान आपके दिमाग में 17 तरह की बातें आती हैं। ठीक है, 2 साल का मौका हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमको दिया गया था, अब 2 साल खत्म होने जा रहा है, इसके बाद हमको क्या करना है ना, किस किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे। ये तमाम चीज़ें, चाहे वो एजुकेशनल गाइडेंस हो, है ना, चाहे वो प्रोफेशनल गाइडेंस हो या कैरियर गाइडेंस हो, है ना, ये तमाम तरह की चीज़ें करवाई जाती है ताकि आपको सही रास्ता दिखाया जा सके। मकसद यही है ना भाई, सही गाइड किया जाए। बहुत सारे लोग डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, आसानी से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जाहिर सी बात है वो कभी इधर जाना चाहते हैं, कभी उधर जाना चाहते हैं, कभी बैंकिंग, कभी रेलवे, कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी, जो भी दिमाग में आता है वो हर तरफ भागना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई अपना वो नहीं है, गोल नहीं है कि हमको किधर जाना, बैंकिंग। नहीं होता। तो ऐसे में उनको बहुत दिक्कत आती है। ऐसे में लोग काउंसलर के पास जाते हैं, फिर वो काउंसलर जो है उनके इंटरेस्ट को, उनकी दिलचस्पी को देखते हुए, उनके लगाव को देखते हुए फिर उनको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, है ना। चाहे वो वोकेशनल गाइडेंस हो, प्रोफेशनल गाइडेंस हो, सोशल गाइडेंस हो, पर्सनल गाइडेंस हो, या हर तरह के लेवल के गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आजकल काउंसलिंग क्लासेस भी होती है, देखे होंगे आप। जैसे कि मैं क्लास में पहले भी बताया था आप लोगों का, दो तरह के काउंसलर होते हैं। एक COUNCELLLOR होता है, एक COUNSELLOR होता है। दोनों काउंसलर है, सी वाला काउंसलर भी है और एस वाला भी काउंसलर है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी क्या है, काम है। तो आप लोग किस काउंसलर के पास जाते हैं अगर इस तरह की चीजें आपके पास पे, जहां आप दिमागी तौर से सी वाला, सी वाला के पास जाते हैं? सी वाला के पास है। सर अभी तक गए ही नहीं है कोई नहीं, मौका नहीं मिला आप लोगों को जाने का। सर, अगर जरूरत ही नहीं पड़ी। सर सी वाला के पास जाएगा। सी वाला के पास जाएंगे तो म्यूनिसिपैलिटी वाला होता है। जो म्यूनिसिपैलिटी में काउंसलर होता है ना, एक म्यूनिसिपैलिटी वाला काउंसलर भी होता है। जैसे गांव में वार्ड मेंबर होता है ना, उसी तरह से शहर में क्या होता है, आपका काउंसलर होता है। सर तो करियर काउंसलर तो CS है। ना, एस वाला होता है आपका, SELLING काउंसलिंग, जिसमें आपको काउंसिल किया जाता है। तो वो काउंसलर ऐसा नहीं कि कोई दवाई आपको देता है ना, वो आपके साथ बात करता है, आपके साथ गुफ्तगू करता है, बात बात में ही आपकी जो कमियां हैं या जो खूबी है या आपकी दिलचस्पी है उसके बारे में वो जानने की कोशिश करता है, और फिर ये आपको सजेस्ट करते हैं, कोई दवाई नहीं देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहनी चाहिए। आजकल लोग जो टेली काउंसलिंग भी हो रहा है आजकल, टेलीफोन से भी लोग काउंसलिंग करते हैं, फ़ोन पे करते हैं ना। पेपर में भी देखते होंगे आता है कि हम फना चीज़ हैं, हमारे साथ ये हुआ, ये हादसा हुआ और हम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आती रहती है। तो ऐसा सिचुएशन अब आ रहा है, इसलिए कि अब जो दौर आ रहा है वो मटेरियलिस्टिक दौर है, जहाँ लोग पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, है ना। हर आदमी का एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। अब उस कॉम्पिटिटिव दौर में अगर आपको सरवाइव करना है तो जाहिर सी बात है आपको उनके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर नहीं पाते हैं ढालने के लिए तो आपको फिर दिक्कत पेश आती है। तो ऐसे में आपके अंदर तनाव, दबाव, इस तरह के चीज़ें आती हैं और फिर उससे आपको कॉप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए या ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो है इस तरह के काउंसलर्स का अपॉइंट किया जाता है, जहां आपके स्ट्रेस, आपके दबाव, है ना, इस तरह की चीज़ों को वो देख सके, तो ये था दूर कर सके। अब तो ठीक सर है, टेली काउंसलर का जॉब भी हुआ निकलता है प्राइवेट से। टेली काउंसलर का भी है, आप देखे होंगे, उसमें भी, इसमें भी आता है, रेडियो मिर्ची में भी देखे होंगे। रेडियो जब आता है FM रेडियो में भी जो है ना, फना साहब मैं फना जगह से डिस्टर्ब हूँ, ये हूँ वो हूँ, आपको लव सजेस्ट गुरु। करता है। लव गुरु भी आता है आपका, हाँ, ये भी अपने आप में एक काउंसलर है। अगर आप नाकाम होते हैं तो आपको जो है कितनी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये मेंटेनिंग
इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन सर क्या ये था कहें कि किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस को नजदीक कर दिया जाए, कम्युनिकेशन। आजकल देखते हैं ना, एक कम्युनिकेशन स्किल भी होता है जो देखी जाती है। अगर किसी भी जॉब में आप जैसे हम जाते लोग हैं जुड़ पा रहे हैं आपसे सर, ये कम्युनिकेशन की वजह से। ना, अगर इतना इसमें गैप दूर है, होगा तो आप क्या इतना होगा? नजदीक से दिख रहे हैं। इसमें अगर गैप होगा तो क्या होगा? गैप होगा तो सर फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, तो आजकल मजबूती आप नहीं आ जब भी आप कहीं जाएंगे, किसी भी जॉब में जाएंगे, अच्छे जॉब में, तो उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल भी देखी जाती है कि आप कितना इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें जो पैसे दिए जाते हैं लाखों में, उसमें यही स्किल्स देखा जाता है कि आप किसी को अपने तरफ किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, आपका तरीका अट्रैक्ट करने का कैसा है, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो आपका जो भी कस्टमर है, उनको आप किस तरह से अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये स्किल सब में नहीं आ पाती, ठीक है। तो ऐसे स्किल्स का भी होना आजकल ज़रूरी है कि किस तरह से आप कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए आप देखेंगे आजकल जो है लोगों में एक होड़ मची हुई है अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है, चाहे वो बांग्ला स्पीकिंग हो, चाहे वो तेलुगु स्पीकिंग हो, चाहे वो हिंदी स्पीकिंग हो, ये उसके अपने लैंग्वेज के साथ साथ उनका अंग्रेजी भी बेहतर हो, है कि नहीं। आप में से भी ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होगी, बहुत सारे लोग जाके जो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। लिए हैं वो किताब रैपिडेक्स? कितने लोगों के पास किए है? थे सर पटना में। किए थे ना। सबकी ख्वाहिश होती है कि भाई आज के जो कॉम्पिटिटिव दौर है उसमें इंग्लिश का जो है बहुत अहम रोल है। और हमारे समाज में एक ऐसा जो है नज़रिया बन गया है लोगों का कि जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो बहुत अच्छा है, भले ही उनकी दूसरी चीज़ें अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन ये इसी चीज लोगों को का तो अपना हटाया गया सर, इस एनईपी में इसी चीज को तो हटाया गया है। ना। लेकिन हटाया गया तो ये तो गरीब बच्चों के लिए हटाया गया है, जिनको लेना है वो तो ले ही गए, है ना। सर वो वो तो हटा के कोई फायदा नहीं है, फिर यूपीएससी वो तो फिर इंग्लिश वाला हटाने का के एग्जाम बाद होता है। भी जब तक आप कोई ऐसी कानून नहीं बनाएंगे जिसमें आप कंपेल करेंगे कि नहीं आपको उसी माहौल में आपको पढ़ना है कि नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट सर ये दिया हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन देना चाहता है तो उसको अंग्रेजी में ही देना पड़ता है। किस हद तक ये कारगर हो सकता है? सर यही बात तो है, इंग्लिश का एग्जाम यूपीएससी में सबसे ज्यादा इंग्लिश वाला स्टूडेंट का होता है। कहीं कहीं इंग्लिश तो एक हावी मिनट है, एक मिनट 10% भी डिपार्टमेंट से रिजल्ट फोन। नहीं होता है इनका। हेलो, हाँ कैसा क्या हाल है? हाँ नंबर आपका मेरे चलिए। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ। नहीं नहीं मैं जूनियर, मैं सीनियर हूँ। हाँ नहीं, एक तारीख को ज्वाइन किया, उस 11 या 12 को ज्वाइन किया। और सभी जूनियर हैं मेरे senior वो हैं। ठीक है, मैं भी क्लास में हूँ। ठीक ओके, ठीक है। तो ये अब जो डिपार्टमेंट में सीनियरिटी और जूनियरिटी का चल रहा है, अभी है कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो जो कल मैं बता रहा था सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो अब डिपार्टमेंट की जो रजिस्टर बन रही है उसमें वो देखा जा रहा है कौन सीनियर है कौन जूनियर है ना। नौशाद साहब हमारे आए हुए हैं, मिले हैं आप लोग नौशाद साहब से? कौन एक सा? नए नौशाद जी साहब आए सर। हैं जो, जी सर वो सर मिले। उसमें डीन थे, उनसे मुलाकात है आप लोगों की? अच्छा नहीं सर, जी उनसे सर। तो वो तो सर एडमिन में रहते थे ना। मुशाहिद सर। नहीं नहीं मुशाहिद सर सर। नहीं नहीं मुशाहिद सर नहीं, नौशाद साहब नौसद जो सर वो एक आए हुए हैं। एडमिन एडमिन बिल्डिंग में रहते थे। हाँ नहीं अब आ गए हैं, वो डिपार्टमेंट आ गए हैं पूरी तरह से, वो भोपाल में थे पहले। जी जी सर सर। मिले हैं सर एडमिन बिल्डिंग में। हाँ तो उनकी ज्वाइनिंग और मेरी ज्वाइनिंग जो है एक ही सिलेक्शन कमेटी थी 2006 की, तो वही पूछ रहा था ऑफिस वाले, अटेंडेंस रजिस्टर में नाम लगाना है तो कौन पहले है कौन बाद में है ना। ये भी चल रहा था अभी, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था
कैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को आप डेवलप करेंगे। तो आजकल देखे होंगे शख्सियत पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, शख्सियत पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। राशिद है, राशिद 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 शायद नहीं है सर आज। उसके क्यों? अंकल का इंतकाल हुआ था तो वो आज कुरान खानी है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए इन्ना लिल्लाह। तो ठीक है, तो ये आजकल शख्सियत पे क्यों जोर दिया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल पे क्यों जोर दिया जाता है। सिर्फ दिमागी मालूमात होने से काफ़ी नहीं है, आपके जहनी तौर पे अगर आप डेवलप हैं और दूसरी तरह से अगर आप कमज़ोर है तो उसको भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो जब भी कोई ऑफिसर आप बनेंगे, जाहिर सी बात है पढ़ने के बाद या तो टीचर बनेंगे या तो कोई ऑफिसर बनेंगे, तो जाहिर सी बात है हर जगह आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ आपको कम्युनिकेट करने की बारी आएगी। आप अपनी बातों को किस तरह से किसी को कम्युनिकेट का मतलब ऐसा नहीं खाली इंग्लिश बोल रहे हैं अच्छी तरह से। यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अपनी बात को दूसरों के सामने किस तरह से पेश कर रहे हैं, तरीका कौन सा अपना रहे हैं, और जो पेश कर रहे हैं आप वो आपका जो मकसद है उसके तहत हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये कम्युनिकेशन का मतलब है आपके अंदर जो भी चीज़ें आप देना चाहते हैं, जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें सही तरीके से और सही आदमी तक सही टाइम पे पहुंच जाए। यही है ना भाई। तो सही टाइम, सही आदमी और सही तरह से उन तक पहुंचना है। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, अक्सर ये एलिगेशन लगाते हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो गैप नहीं होने देना। तो गैप को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तो वो स्किल्स आप में डेवलप होना चाहिए कि किस तरह से अपनी बात को आपके हायर अथॉरिटी तक कैसे रखें, या अपनी बात को आप अपने लोअर लेवल के जो लोग हैं उन तक कैसे पहुंचाएं, है ना। तो कोई भी बात जब आप करते हैं तो बहुत सारे एहतियात आप बरतते हैं कि नहीं बरतते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस बात का कोई गलत मीनिंग निकाल लिया जाए। होता है ना, बात तो आप करते हैं किसी और मकसद से, लेकिन पता चला उसकी मीनिंग कुछ और निकल जाती है। और आजकल देखे होंगे अक्सर पॉलिटिशियंस जो हैं स्टेटमेंट दे देते हैं, और स्टेटमेंट देने के बाद में जो है फिर नाफिनामा लिख के भेजते हैं ना, कि मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मेरे बात को मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, अक्सर बोलते हैं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ। तो ये नौबत क्यों आ रही है कि अपने शब्द को आपने लगाम तो लगा नहीं पाया, है ना। तो वहां तो आप जो है बहकावा में आके या प्रेशर में आके या पता नहीं किस तरह से आकर के आप अपनी बातों से डेविएट हो जाते हैं और कुछ और बोल के चले जाते हैं, लेकिन बाद में आपको लगता है कि ये जो मैंने बोला इससे जो है ना, किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक तबका को जो है नुकसान पहुंच सकता है, या उनके सेंटिमेंट को आहत पहुंच सकता है। ऐसा होता है अक्सर, या किसी भी चीज को, टीचर का हो या स्टूडेंट्स का हो, या हर लेवल पे या इदारे लेवल पे हो, है ना। तो जी सर, गुस्से में कुछ भी बोल दिया जाता है, गुस्से में बोल दिया जाता है, या हम जो भी कुछ ऑर्डर लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, तो हमको बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है कि हम टाइमिंग क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या लिख रहे हैं। कभी कभी जो है, जैसे आप में से अभी शायद ये एमएड के क्लास में किसी टीचर का जो है क्लास 12 बजे की थी, पता चला उन्होंने स्लॉट बुक किया 11 बजे का, बच्चे परेशान, 11 बजे तो किसी और की क्लास है, तो गलती से क्लिक जो है 11 में हो गया होगा 12 की जगह, ठीक है। और उस वजह से आपने मैसेज तो भेज दिया बच्चों को कि आई विल बी टेकिंग माई क्लास फ्रॉम दैट टाइम टू दैट टाइम, लेकिन पता चला कि उस टाइम में किसी और की क्लास है, और आपको गलती से आपके साथ हुआ ये, आप चाह करके नहीं, है ना। तो ये क्लिक करना है 12 में, लेकिन क्लिक 12 में नहीं होकर के 11 में हो गया, और जो है वो आप देखे नहीं, और आपने उसको सीधे फॉरवर्ड कर दिया अपने स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स जो है दुविधा में हो गए कि 11 बजे से किन की क्लास है, फना सर की क्लास है या फना सर की क्लास है ना। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनने से एक फायदा ये होगा कि कम से कम वो टीचर तक भी वो मैसेज पहुंच जाता है, और फिर आप उसमें जो है जो भी त्रुटि है उसको आप दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कोई भी मैसेज को या भी कोई भी नोटिस को जब आम करते हैं, आप आम करने का मतलब लोगों तक ले आते हैं, पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं, तो आपको उसको पहले बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि उसका कोई गलत मीनिंग ना निकले, या फिर बाद में जो है आपको पता ना कि 11 बजे लिखे हैं, पीएम लिखे हैं कि एएम लिखे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको देख करके करना होता है, ठीक है। एक ये हो गया कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट और इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी। समुदाय के साथ या कम्युनिटी के साथ, जिस समाज में आप रहते हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह का
बिल्ड होना चाहिए। बिल्डिंग का मतलब यहाँ मकान नहीं है, बिल्डिंग का मतलब यहाँ क्या है अपराजिता? बनाना होता है सर। है ना, बनाना। तो ये रिलेशनशिप आप उनके साथ, जो कम्युनिटी में लोग हैं उनके साथ आप किस तरह से बनाते हैं, ये भी मायने रखता है। खाली आपका काम जो है ये नहीं है कि स्टूडेंट के साथ रिलेशन बनाना, आपका काम कम्युनिटी के मेंबर के साथ भी बनाना होता है। तो अब बनाने के लिए जो है हम कुकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, पकाना। अब अगर उसके लिए कोई अगर बिल्डिंग इस्तेमाल करे कुकिंग के लिए तो क्या होगा मीनिंग? गलत हो जाएगा। जैसे मैंने मिसाल दिया था ना एक बार के, एक साहब यस जो सर, जान है, जाएगा। एक साहब जो है कहीं नए नए लेक्चरर बने, हो सकता है हिंदी भाषी इलाके से हों, तो उन्होंने जो है हॉस्टल में जब वो बने, क्या कहते हैं, वार्डन बने, तो गए किसी रूम में जाकर के छापा देते हैं ना, जैसे आपके यहाँ छापा पड़ता है रात में, जब आप गहरी नींद में रहते हैं 3 बजे 4 बजे, उस वक्त